नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। मोदी के जाने से क्या ममता घबराने लगी, इसका विश्लेषण होगा। आज मैं बात करूंगा उन 100 विधानसभा सीटों की जिससे खेला होवे। क्या इन 100 विधानसभा सीटों में खेला होगा? क्योंकि ये 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो 100 से लेकर 15,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है। कौन कौन से इलाके हैं जिसमें? कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता का कितना बड़ा रोल है? और मैं आपको ये बता दूं कि कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता ही इस बार सत्ता की कुंजी बनने वाला है, तो गलत नहीं होगा। आपको मैं बता दूं कि कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता में टोटल 126 सीटें हैं, जिसमें से मात्र 18 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और तृणमूल कांग्रेस को 107 सीटों पर जो है जीत हासिल हुई थी। और इसी ने तृणमूल कांग्रेस को विनर बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर फोकस कर रही है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर एसआईआर में हर कॉन्स्टिट्युएंसी से लगभग 20,000 के आसपास के वोट कटे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये वो इलाके हैं जहां पर आम मिडिल क्लास मतदाता अपना वोट डालने इस डर से नहीं जाता कि कहीं पोस्ट पोल वायलेंस में जो पार्टी जीते, और खासतौर से अभी तक तो टीएमसी जीतती आई है, वो उनको निशाना न बना दे या टीएमसी कैडर के वो हत्थे न चढ़ पाए। इसके लिए बीजेपी किस तरह की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आज 6 गारंटी दी है, उसके बदले में ममता बनर्जी ने 10 वादे किए हैं, उसकी भी बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसकी गारंटी में कितना दम है। तमाम चीजों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं। हमने एक और विश्लेषण किया था, लेकिन आज उन 100 सीटों पर बात करेंगे और ये 100 सीटें किन इलाकों की है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इन 100 सीटों में क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है दोनों पॉलिटिकल पार्टी की, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओम प्रकाश, लगभग 100 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से 119 सीटें ऐसी जो 100 से 15,000 वोटों से हारी हारी भारतीय जनता पार्टी। और 2021 के विधानसभा चुनाव में 100 से लेकर 15,000 वोटों पर हारी 101 सीटें। तो ये 100 सीटों के आसपास का जो गणित आ रहा है, ये बड़ा निर्णायक हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम सीटों पर खासी तैयारी कर रही है, खास तौर से अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में जहां पर पोल परसेंटेज कम होता है। तो आपको क्या नजर आता है इस रणनीति के पीछे? देखिए दीपक जी, बहुत साफ है कि लास्ट 2021 के चुनाव की अगर हम 2021 के चुनाव को देखें तो बहुत क्लियर है कि 100 से लेकर 15,000 वोटों का डिफरेंस था और ऐसी सीटें 100 के करीब थी। तो जो आप कल बात कह रहे थे ना अपने लाइव में कि साहब 91 लाख वोटर और अब 100 सीटें, तो आप जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि साहब अगर ये फर्जी वोटर्स आउट हो गए, अगर ये फर्जी वोटर्स नहीं है, तो ये 100 सीटों पर कैटर करना, ममता को हराना बहुत आसान होगा। और शायद ये वजह है दीपक जी जो हम आप बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी डरा हुआ है। वो क्यों जाकर इलेक्शन कमीशन में भिड़ रहा है, उसके नेता क्यों जाकर गेट लॉस्ट सुन के आ रहे हैं, या उनके नेता क्यों जाकर इलेक्शन कमिश्नर से भिड़ जा रहे हैं? इसकी वजह है कि उनको यह पता है कि साहब ये सीटें 100 वोटों से लेकर 15,000 तक का जो मार्जिन है, वो मार्जिन हमारा खत्म हो जाएगा, वो मार्जिन हमारा खत्म होने वाला है। क्योंकि पहले सिर्फ 4 पॉकेट की बात होती थी जो मुस्लिम बहुल इलाके होते थे, उन 4 पॉकेट्स की बात होती, 4 जिलों की बात होती थी। अब तो बात ग्रेटर कोलकाता से लेकर और दिनाजपुर से लेकर मालदा सभी जगहों की है, सिलीगुड़ी तक की है। तो ऐसे में ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में आना इस कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही टफ दिखता है दीपक जी, बहुत साफ साफ बताऊं, लिटरली बहुत टफ दिखता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो 91 लाख वोटर की बात हो रही है, जबकि लोकल जो बीजेपी के नेताओं का जो लगातार आ रहा है वो ये आ रहा है कि भैया लोकल सरकार तो ममता की थी, लोकल अधिकारी तो ममता के थे, लोकल बीएलओ ममता के अंडर में थे। तो ऐसे में अगर वोट लिस्ट से नाम कट रहा है तो कैसे राज्य सरकार इन्वॉल्व नहीं है, यानी राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट है। तो वैसे में ये 100 सीटें वाकई बहुत मायने रखती है। और दीपक जी मैं आपसे यहां समझना चाहूंगा कि क्या यही स्ट्रेटजी दिल्ली में भी थी, क्या यही स्ट्रेटजी बिहार में भी थी, और इसी स्ट्रेटजी के भाजपा क्या बंगाल को जीतना चाहती है? इज द सेम स्ट्रेटजी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो एसआईआर लेकर आई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग लेकर आया है, और जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि सरकार के दबाव में और बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ये करवा रहा है। और ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती है, इससे पहले 2003 के अंदर हुई थी। और आप भूलिए मत, 2003 के उस चुनाव के अंदर 2005 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उससे आरजेडी का लगभग सफाया हो गया था। इस बार स्पेशल इंटेंसिव रीजन हुआ और तेजस्वी यादव की पार्टी का लगभग सफाया हो गया, जो नेशनल पार्टी थी वो जीती थी। तो इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं एसआईआर का पड़ता है। 91 लाख वोट एक बहुत बड़ा चंक होता है, और प्रकाश। और पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हार और जीत का अंतर मात्र 60 लाख वोट था। तो अगर आप इसमें ये भी मान लें कि कुछ बीजेपी के भी वोट कटे कटे हैं, जैसे मतुआ समुदाय के, जैसे राजवंशी समुदाय के, जैसे बांग्लादेशी हिंदुओं के, बिल्कुल उनके भी वोट कटे हैं। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम 60 से 70 लाख वोट भी मान लें कि ममता बनर्जी के कटे हैं, और इसमें बोगस वोट भी जो है ममता बनर्जी जो हमेशा हमेशा से डलवाती रही हैं, वो बोगस वोट भी कम हुए हैं, तो इससे ममता बनर्जी को एक तगड़ा झटका तो लगने जा रहा है। अब 2021 का विधानसभा चुनाव देखिए, ममता और बीजेपी के वोट के बीच का जो वोट परसेंटेज था वो 10% के आसपास था, जो अंतर था। लेकिन अभी के जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें टीएमसी को 43% मिलता दिख रहा है और बीजेपी को 41% मिलते दिख रहा है, यानी 2% का अंतर है। और चुनाव तो अभी तो शुरू हुआ है। आज हम पीएम और ममता बनर्जी दोनों की गारंटी की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नाम कटे हैं, ये सिर्फ सीमावर्ती जिलों के नहीं कटे हैं। ये कोलकाता में भी है, ये हावड़ा में भी है, ये हुगली के अंदर भी है, और ग्रेटर कोलकाता और कोलकाता, इनफैक्ट भवानीपुर जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है, वहां से भी लगभग 20,000 नाम कटे हैं। तो ये ममता बनर्जी के लिए चौंकाने वाली बात है, ये ममता बनर्जी को मुश्किल में डालने वाली बात है। और हाँ, आप कुछ कह रहे जी, दीपक जी, जो जो आप पीएम मोदी और ममता के पॉइंट्स की बात करेंगे, मैं उसके पहले कहूंगा, यानी आपकी बात अगर मैं मानूं, तो जो अपोजिशन कह रहा है कि साहब एसआईआर रिवीजन इज फॉर बीजेपी, बाय बीजेपी और एंड टू बीजेपी, तो ये बात सही दिख रही है कि साहब अगर आपने दिल्ली में किया तो दिल्ली में आप जीत गए, आपने बिहार में किया तो बिहार में आप जीत गए, वेस्ट बंगाल में कर रहे थे वेस्ट बंगाल में आप जीत रहे। मतलब आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? फिर तो अपोजिशन की बात सही है। नहीं, इसको आपको दूसरे ढंग से भी देखना होगा। एक सबसे पहली बात इसमें यह देखनी होगी कि अपोजिशन की तैयारी क्या है। इसमें यह भी देखना होगा, दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। दिल्ली में तो जो वोटर्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसका रिवीजन हुआ था। और जो वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है वो हर बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के पहले होता है। उसी तरह से बिहार बिहार में एसआईआर हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर हुआ, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो तमिलनाडु के अंदर भी एसआईआर हुआ है, वहां पर भी नाम कटे हैं। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन लेकिन इसका इम्पैक्ट किस तरह से पड़ेगा, देखिए आप अखिलेश यादव को देखिए। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बिल्कुल विरोध नहीं किया। उनके तमाम कार्यकर्ता जो है वो स्पेशल बूथ्स लगा के, स्पेशल फिलिंग ऑफ फॉर्म्स लगा के एसआईआर के अंदर लगातार काम करते रहे। और एसआईआर का फॉर्म जब अखिलेश यादव ने खुद भरा तो अखिलेश यादव खुद वहां पर मौजूद थे। तो विपक्षी पार्टियों को भी उसी तरह से कमर कसनी होगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी इलेक्शन मशीनरी, अपने वोटर्स लिस्ट को लेकर तैयारी करती है, पन्ना प्रमुख बनाती है, हर बूथ को आइडेंटिफाई करती है। तो मेरे ख्याल से ये देखना दिलचस्प होगा। अभी भी जो मैं 1% का अभी भी जो मैं चांसेस ममता बनर्जी के देख रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन प्रिपरेशन ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत बेहतर होती है। वो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि किस बूथ का सिचुएशन क्या है, किस बूथ में किस तरीके से वोट डाले जाएंगे। तो एक संभावना बनती है। लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी बिल्कुल तैयारी के साथ काम कर रही है। और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ओम प्रकाश, मुझे ये बताइए, जो ये ना चाहती हो कि वो राज्यों के चुनाव जीते। अब किसकी कैसी तैयारी होती है वो अलग बात है। अब जैसे मैं केरल की बात करूं, केरल में पोलिंग हो चुकी है, ठीक बात। केरल में वोट पड़ चुके हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चांसेस
मतलब भारतीय जनता पार्टी वहां कोई फोर्स ही नहीं है, अगर खाता खोल ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन वहां जिस जो पार्टी बड़ी है उसकी तैयारी जी दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पर सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में है। तो मेरा ये मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अर्थ दंड साम वेद सबका इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहती है, और भारत कांग्रेस भी पहले ऐसे करते रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी पहले ऐसे करती रही हैं। तो अब मैं यहाँ पे ओम प्रकाश अब आना चाहता हूँ हमारे दूसरे मुद्दे पर, और हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है गारंटियों से। तो एक के बाद एक आप बताते जाइए क्या क्या गारंटी है, हम उसको डिकोड करते जाएं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं, फिर ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 गारंटीज दी हैं, और उन्होंने युवा, महिला, हिंदू, सरकारी कर्मचारियों सबको एड्रेस किया हुआ है अपनी इस गारंटी के अंदर। तो एक फुल पैकेज है। ममता बनर्जी भी कमजोर नहीं है, 90 से ज्यादा स्कीम चला रही हैं वो राज्य के अंदर, गरीबों को और उनके जो हार्डकोर वोटर्स हैं उनको सहायता देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की सबसे पहली स्कीम की, बताइए वो क्या है। टीएमसी में भय की जगह भरोसा की बात करते हैं मोदी। आप देखिए दीपक जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ममता बनर्जी जहां लुभावने वादों की बात करती हैं, वहीं पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि साहब जो स्टेट खराब हो रहा है ना, जो स्टेट बिगड़ रहा है, जो स्टेट की दशा दिशा खराब हो रही है, हम उसको ठीक करेंगे। मेरा ख्याल है बीजेपी और पीएम मोदी का ये दृष्टिकोण है, क्योंकि पहली गारंटी टीएमसी के भय से, भय की जगह भरोसा करना। सिस्टम, दूसरी गारंटी सिस्टम जनता के लिए जवाबदेह होगा, यानी अब तक जवाबदेह नहीं है, वो कुछ लोगों के लिए, कुछ फैमिलीज के लिए है, कुछ पर्टिकुलर कैडर्स के लिए है। तीसरी गारंटी घोटाले और भ्रष्टाचार की फाइलें खुलेंगी। तो पीएम मोदी इसी तरह से घुसपैठियों को रात से निकालेंगे, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल से भेजेंगे, सातवां वेतन आयोग लागू होगा। लेकिन मुझे लगता है दीपक जी कि कल बीजेपी जब अपना घोषणा पत्र जारी करेगी ऑफिशियली, तो उसमें पिटारा खोलेगी। वो नहीं, पिटारा जिसका बहुत दिनों से वेट है, जो कि बीजेपी कैसे अपने वोटर्स को कैटर करेगी। आप मुझे बताइए कि पीएम मोदी कोई लुभावने भाषणों, लुभावने वादों की बजाय इस वादे पे क्यों जा रहे हैं कि साहब हम सबसे पहले स्कैमर्स, करप्शन, इन चीजों को दूर भगाएंगे? क्या देखिए, इसका फायदा है? इसका इसका बहुत फायदा है, क्योंकि जो सबसे बड़े आरोप ममता बनर्जी की सरकार पे लगे हैं वो दो तरह के आरोप है। एक तो उनके ऊपर लगा है गुंडागर्दी का आरोप, और दूसरा उन पर लगा है करप्शन का आरोप। ये दोनों आरोप ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की सरकार को जो है वो सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। पिछले 15 सालों के अंदर राजनीतिक हिंसा, चुनावी हिंसा, इसके अलावा कानून और व्यवस्था का खराब होना, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्कैंडल्स, छोटे छोटे पंचायतों से लेकर रॉयटर्स बिल्डिंग तक भ्रष्टाचार, ये उनके सेलिएंट फीचर रहे हैं। उनके कई नेता तो कई सारे कैश, लाखों कैश के साथ भी पकड़े गए हैं। उनके एक नेता पार्थो चैटर्जी इस पूरे जरूर। मामले में जेल के अंदर भी हैं। अब गुंडागर्दी खत्म। तो ममता बनर्जी और टीएमसी का कैडर जिस चीज के लिए जाना जाता है, या तो आप टीएमसी के साथ हैं या आप टीएमसी के खिलाफ हैं, बीच की कोई सिचुएशन नहीं। और अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, अगर कोई पब्लिक रैली होती है और उस पब्लिक रैली के अंदर टीएमसी अपना भाषण करती है और उसके खिलाफ कोई पोस्टर भी लगा देता है, तो अगले दिन उस आदमी का घर जला दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके परिवार वालों को परेशान किया जाता है, फाइनली पलायन होता है। तो गुंडागर्दी मेरे ख्याल से ममता के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है। दूसरा, गवर्नेंस। गवर्नेंस नहीं है ममता की सरकार के अंदर। आपको टीएमसी के जो बिचौलिए हैं उनके पास जाना पड़ेगा, टीएमसी के बिचौलिए से ही अपना काम कराना पड़ेगा। और इसीलिए जो तीसरा मुद्दा है, उन्होंने कहा है भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। तो एक कैडर से जो भ्रष्टाचार संस्थागत हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, ये संस्थागत हुआ है लेफ्ट के जमाने से। और जब लेफ्ट का पतन हुआ और टीएमसी उभरी, तो लेफ्ट के पतन के साथ टीएमसी का जितना भी कैडर था, लेफ्ट का जितना भी कैडर था वो टीएमसी में परिवर्तित हो गया। और अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम चला रहा है, वही सिंडिकेट राज, वही कमीशनबाजी, वही तोलाबाजी। तो इसीलिए जो है सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि गुंडागर्दी खत्म होगी, उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म होगा, उसके बाद उन्होंने कहा है खुलेगी हर फाइल। यानी सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, नीचे वाले ऊपर वाले सबकी फाइल्स खुलेगी। इसके अलावा
उन्होंने ये भी कहा है कि सेवा की जवाबदेही होगी। कई सारी राज्य सरकारें हैं बीजेपी की, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां आपको बोला जाता है कि देखिए आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपने अप्लाई कर दिया तो राशन कार्ड इतने दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये तय बात हो गई, एक और हो गई। टाइम फ्रेम रहता है, इसके टाइम फ्रेम हाँ, होता है, टाइम बिल्कुल। फ्रेम होता है बराबर, ताकि आपको एक जवाबदेही तय किया जा सके, तो सेवा की जवाबदेही भी तय की बिल्कुल। जाएगी। इसके अलावा घुसपैठियों की हम्म। विदाई, ये हिंदू वोटर्स को कंसंट्रेशन है। बीजेपी कहती जरूर है कि अब हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन अपना उन्होंने जो पश्चिम बंगाल का कैंपेन है वो इस मामले में काफी लो प्रोफाइल रखा है। आपको बड़े बड़े मुसलमानों के खिलाफ लंबे चौड़े बयान होते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस ऐसे में एकजुट होकर मुसलमान ममता बनर्जी को ना वोट कर रहे। उनको उम्मीद है कि शायद हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम या आईएसएफ थोड़ा बहुत वोट काट लेगा। तो ऐसे में घुसपैठियों की विदाई, ये हिंदू हार्टलैंड का विषय है। ये जो विषय है, हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा विषय घुसपैठियों की विदाई नेशनल इंटरेस्ट वाला है। और सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, ये बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि आपको पता है टीएमसी का जो राज है उसके अंदर जितने अच्छे और बड़े सरकारी कर्मचारी हैं वो टीएमसी का काडर बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप उनको ये कह रहे हैं कि हम आए तो आपको 7वां वेतन आयोग देंगे, आपका पैसा बढ़ाएंगे, तो शायद उस काडर में से कुछ लोगों को वो तोड़ना चाहते हैं। और जो सरकारी कर्मचारी न्यूट्रल हैं या जो टीएमसी का सपोर्ट नहीं करते हैं या जो टीएमसी के सताए हुए हैं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई प्रधानमंत्री मोदी की 6 गारंटियों की बात। लेकिन ममता बनर्जी की 10 बातों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि ममता बनर्जी का जो मैनिफेस्टो है, और ममता बनर्जी ने जो बातें चुनाव से पहले कही है, ममता बनर्जी ने कई सारी लोक कल्याणकारी स्कीम्स अपने यहाँ लागू करके रखी है। इसमें इसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मी भंडार योजना हो, चाहे वो घर देने वाली बात हो। इस तरह की कई योजनाएं हैं जो ममता बनर्जी की चल रही हैं। तो अब उन्होंने किसको सबसे पहले किसको अटेंड किया है? यूथ को, 25 साल से कम उम्र के युवाओं स्टूडेंट्स को। को, हाँ, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को, यूथ को, 25 साल से कम उम्र के युवाओं को अप्रेंटिसशिप और 10 लाख तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। गरीब परिवारों को हर साल 10 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त, ये बड़ी बात है। हर राशन कार्ड, ये महिलाओं को टारगेट किया है उन्होंने, हर राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त, राशन की होम डिलीवरी, ये भी बड़ी बात है। मनरेगा में 100 दिन काम की गारंटी, अकुशल श्रमिकों को 400 प्रतिदिन मजदूरी, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन, पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कीमतों को कम करेंगे, लड़कियों को शिक्षा के लिए 25,000 तक सहायता देंगे और सभी को 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। देखिए आयुष्मान कार्ड मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में चलता नहीं है, वहां पे ममता बनर्जी अपना बीमा चलाती हैं। नागरिकता संशोधन कानून रद्द करेंगे, एनआरसी लागू नहीं होगा, ये सीएए कानून वो रद्द नहीं कर सकती। ये एक लॉलीपॉप है जो वो मुसलमान वोटर्स को देना चाहती है। सीएए न केवल पश्चिम बंगाल के अंदर लागू हो चुका है, बल्कि एक केंद्रीय कानून है और इसका ममता बनर्जी से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, और जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि कॉस्ट और जो लैंड की कीमत है उससे 50% अधिक दाम, तो ये भी बहुत बड़ी घोषणा है। और हर परिवार को सुरक्षित और पक्का घर, ये पीएम की प्रधानमंत्री आवास योजना को वो काउंटर कर रही दीपक है। जी, तो अब दीपक देखिए जी, कौन भारी दीपक जी, पड़ेगा, ये होल्ड ऑन। देखना दिलचस्प होगा। यही बोला, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। इतना चीजें आप दे तो देंगी, आपकी सरकार बन गई तो, लेकिन कहां से देंगी? ममता बनर्जी के पास फंड कहां है? रेवेन्यू कलेक्शन कहां है? वेस्ट बंगाल को जितना आप पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि हर किसी चीज के लिए तो भारत सरकार पे डिपेंडेंट है, और हर किसी योजना के लिए भारत सरकार पे आरोप लगा रही है कि साहब पैसे नहीं दे रहे, साहब पैसा रिलीज नहीं कर रहे, रूरल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, हेल्थ नहीं कर रहा है, सारी मिनिस्ट्रीज पे उनका अलग अलग आरोप है। ममता बनर्जी का लॉलीपॉप वाकई लॉलीपॉप है, पैसे आएंगे कहां से? मुझे रेवेन्यू का कोई मॉडल दिखता तो है नहीं कि साहब रेवेन्यू का कोई नया मॉडल जनरेट हो गया हो। देखिए चुनाव के पहले की बात है, लेकिन ममता एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं ममता की जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं उसको कभी सवालों के घेरे में नहीं खड़ा रखता। ममता बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, ममता बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने अभी तक जितनी योजनाएं प्रॉमिस की थी उन योजनाओं को ग्राउंड पे उतारा है। मैं मानता हूं पैसे की समस्या उनके सामने जरूर आएगी, लेकिन अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें वो एक मुख्यमंत्री बेहतर समझता होगा। लेकिन वादे उन्होंने बहुत सारे कर दिए हैं, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और ममता बनर्जी को ये भी बहुत अच्छी तरह पता होगा। अब 6 बनाम 10,
और कल जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी आ जाएगा। तो आपको क्या दिखाई देता है ओम प्रकाश, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, अगर एक लाइन में मैं आपसे समअप करना चाहूं, तो इस चुनाव के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? दीपक जी, बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि 100 सीटों को लेकर जिस तरीके की बीजेपी एग्रेसिव है, बीजेपी को लगता है कि ये सही मौका है। एसआईआर ने 90 एसआईआर के जरिए 91 लाख फर्जी वोटर्स का नाम कर चुका है। और ये सही समय है जब ममता बनर्जी के पास फंड का रोना रोने के अलावा कोई काम नहीं है। ये सही समय है जब हमारे कार्यकर्ता दोबारा एक्साइटेड होकर सड़कों पर आए हैं और भाजपा के अंदर विश्वास जमाया है। ये सही समय है जब घुसपैठियों के नाम पर पूरा बंगाल एकजुट है, क्योंकि हर कॉमन बंगाली हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो परेशान है घुसपैठियों से। हर वो हिंदू मुस्लिम से अलग बिल्कुल घुसपैठियों से परेशान है। एक पर्टिकुलर तबके को छोड़ दे जो जो उनको ला के बसा रहे हैं और उनको पर्सनल बेनिफिट, इसके अलावा आम नागरिक परेशान है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए सही समय है जब बीजेपी नेताओं को लगता है कि साहब हम एक बॉल पे छक्का मारे और बाउंड्री पार कर जाएं। लेकिन ममता बनर्जी को हराना इतना आसान नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा आप खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और देखा हुआ है, ममता बनर्जी इतनी आसान नहीं है जितनी दूसरे स्टेट में बीजेपी के लिए हुआ। लेकिन ओम प्रकाश, ये मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और ये चुनाव और दिलचस्प इसलिए हो गया है, पहली बात तो एसआईआर हुआ है, दूसरी बात ममता की 3 साल की एंटी, 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है। ममता चौका लगाने की सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी छक्का लगाने की सोच रही है। आईपीएल के मैचेस वैसे चल रहे हैं, और आपको पता है आईपीएल के एक बड़े खिलाड़ी यूसुफ पठान, उनको तो तृणमूल कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को हरवा के अपना सांसद भी बनवा चुकी है। तो मेरे ख्याल से अभी एक छक्का लगाया प्रधानमंत्री की तरफ से, ममता बनर्जी चौका लगाना चाह रही हैं सत्ता में जीत का। तो इन चीजों में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। कोई भी जीते कोई भी हारे, इन चुनाव का विश्लेषण हम लगातार करते करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इतना खुला हुआ चुनाव पश्चिम बंगाल में पिछले 3 चुनाव में तो मैंने नहीं देखा। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हवा बनाई थी, आठ आठ चरणों के अंदर ये चुनाव हुआ था। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 मई दीदी गई या नहीं गई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें राय लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।